Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 5 contemporary South Asia. Today's our topic is Nepal, Bhutan, Maldives, Myanmar, etc. जो भी इससे पहले क्या है साउथ एशिया के हम क्या है पाकिस्तान के बारे में, श्रीलंका के बारे में और बांग्लादेश के बारे में जो इंपॉर्टेंट्स है मेनली 3 जो ये कह सकते हैं कि इन सब में से यही कंट्री इंडिया को छोड़ करके 3 कंट्री हैं जो ज़्यादा थोड़े से डेवलपमेंट है। जो आगे हम जो कंट्री के बारे में करेंगे इनमें थोड़ा सा नेपाल का रोल है, बाकी का कोई ज़्यादा अगर हम बात करें साउथ एशिया के अंदर रोल नहीं है और कोई पावरफुल कंट्रीज भी नहीं है। तो इनके अंदर हमें यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में बताना कि यहाँ पर कैसा डेमोक्रेटिक सिस्टम था कैसा नहीं था। मेनली अलग से इनके बारे में कुछ नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर 6 मार्क्स में कंप्लीटली साउथ एशिया का पूछा जाएगा तो इनके बारे में 1 या 2 लाइंस क्या है आपको ऐड करनी है। तो सबसे पहले क्या है नेपाल की बात करते हैं। नेपाल के अंदर क्या है मोनार्ची सिस्टम था। पहले नेपाल क्या है अगर बात करें पुराने टाइम में तो अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। सबसे पहले 1769 के अंदर महाराजा पृथ्वीनारायण सिंह ने इसको एक तरह से इंटीग्रेट किया और एक नेपाल कंट्री अलग से मतलब बनाया, लेकिन उसने काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर उनके हायर्स के गए, उनके नॉमिनीज के वगैरह शासन करने के बाद 1846 में नया चेंज आया। राणा जंग बहादुर सिंह ने, उनके परिवार ने वहाँ सत्ता पलट कर ली और वो लगभग 100 ईयर के आसपास जंग बहादुर है उनकी फैमिली वहाँ पर मतलब एक तरह से राजा बनती रही, यानी कि लेकिन उन्होंने क्या है वो सिर्फ मोनार्च नहीं थे, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, संविधान बना दिया जिसके अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट किया जाएगा, सारी चीज़ें। लेकिन अंतिम पावर जो रियल की पावर दे दी गई वो किंग के पास दे दी गई, राजा के पास होगी। तो 100 ईयर तक क्या है उनका ये राजशाही सिस्टम यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची सिस्टम चलता रहा। 1980 के अंदर कंप्लीट डेमोक्रेसी की डिमांड क्या है वहाँ की पब्लिक के द्वारा उठाई गई और बार बार क्या है जब डिमांड उठाई गई लोग स्ट्रगल करते रहे, मूवमेंट करते रहे, तो 1990 के अंदर वहाँ क्या है राजा जो वीरेंद्र सिंह है वो एग्री हो गए कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम को बहाल किया जाएगा। वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम किया गया, लेकिन जिस तरह हमारे प्रेसिडेंट होता है उस तरह से वहाँ किंग को भी बनाए रखा गया, यानी उसका पद रखा जाएगा किंग का। सारी चीज़ें डेमोक्रेटिक बाकी की गई। वहाँ पर पार्लियामेंट है या पार्लियामेंट के लिए जो इलेक्टेड मेंबर है वो सारे के सारे बनाएंगे, लेकिन यह सिस्टम ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। और 2002 के अंदर जो राजा ज्ञानेंद्र सिंह है उन्होंने ये सारी पावर्स दोबारा से वापस ले ली थी। तो इसके बाद ये दोबारा से क्या है एक तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची सिस्टम दोबारा वहाँ पर, लेकिन 2006 के अंदर वहाँ 24 अप्रैल से दोबारा से डेमोक्रेटिक सिस्टम। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ और चेंज हो जाती है। 1990 से वहाँ माओइस्ट बढ़ते जाते हैं, यानी माओवादी जिनको कहते हैं, ये इंडिया के भी 9 स्टेट को क्या इफेक्ट करते हैं काफ़ी हद तक। तो यहाँ डेमोक्रेसी भी है, मोनार्ची सिस्टम भी है और माओइस्ट भी है, ये तीनों एक दूसरे से इफेक्टेड है। यहाँ की गवर्नमेंट को काफ़ी इफेक्टेड करते हैं, यहाँ के किंग को इफेक्टेड करते हैं। किंग की जो मिलिट्री है इनके साथ लड़ती है, माओइस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, जिन पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी गवर्नमेंट बनती है। और बिना डेमोक्रेसी के साथ में क्या है मोनार्ची सिस्टम और डेमोक्रेसी एक दूसरे के वैसे अपोजिट होता है। तो इस तरह से एक ट्रायंगल के अंदर इनका सिस्टम क्या है चला आता है। वैसे 2006 के बाद कहा जाता है कि कंप्लीटली जो पावर है वो पार्लियामेंट को दे दी गई है, अब राजा के पास कोई ज़्यादा पावर या कोई पावर्स उसको नहीं दी गई है। जिस तरह से ब्रिटेन के अंदर रानी है उसी तरह से यहाँ राजा को सिर्फ और सिर्फ क्या है नाम मात्र की। अब ये माओइस्ट क्या है 1990 से बढ़ते आ रहे हैं। इंडिया में भी कहा जाता है कि ये माओइस्ट किसी तरह की एक्टिविटी को अंजाम दे करके नेपाल में छिप जाते हैं और नेपाल से फिर क्या है इंडिया वापस आते हैं और यहाँ इनको क्या है कुछ वेपन्स वगैरह सप्लाई भी होते हैं। तो ये नेपाल और इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी चला है लंबे समय तक। वैसे तो नेपाल इंडिया का हमेशा से फ्रेंड रहा है, इंडिया ने काफ़ी हेल्प भी की है, क्योंकि अगर नेपाल की लोकेशन को हम देखें तो ऊपर इसके माउंटेन्स है और वहाँ पर चाइना का बॉर्डर लगता है, नीचे इंडिया का है। अगर चाइना के साथ वो हेल्प करता है यानी इंडिया के अपोजिट जाता है तो उसको हर चीज़ को खरीदने के लिए हवाई यात्रा की जरूरत पड़ेगी, यानी यहाँ ट्रेन से या ये कह सकते हैं रोड से अभी तक भी आना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए उसको जो भी उसका मतलब सी वे से किसी तरह का जो भी सामान आता है तो वो ट्रकों वगैरह के द्वारा नेपाल जाया जाता है। तो इस वजह से इंडिया के साथ इसके रिलेशन काफ़ी बेटर है। लेकिन पिछले कुछ ईयर्स की अगर हम बात करें 2 या 3 ईयर्स से, तो ये कहा जाता है कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट अभी बनी हुई है 2 ही तरह की पार्टी वहाँ पर काम करती है। एक वहाँ की सोशलिस्ट पार्टी है और दूसरी कांग्रेस पार्टी है, नेपाल कांग्रेस पार्टी। यही 2 पार्टियाँ वहाँ पर चलती आ रही। तो सोशलिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है तो वो किससे इफेक्टेड है, चाइना से इफेक्टेड है, क्योंकि उनकी भी तो पॉलिसीज क्या है आइडियोलॉजी सोशलिस्ट है। तो इसलिए क्या है उनके रिलेशंस इंडिया के साथ कुछ खराब भी हुए हैं, काफ़ी कुछ बाउंड्री को लेकर के इश्यूज उठाया गया था।
तो ये नेपाल का है। कहने को तो यहाँ पर क्या है, ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची सिस्टम है, यानी संविधान तो बनाया गया था, लेकिन डेमोक्रेसी कब से स्टैब्लिश हुई है, 2006 से हुई है। आगे क्या है, भूटान, मालदीव और म्यांमार। वैसे ये आपकी बुक में नहीं दिए गए हैं, एनसीईआरटी में कहीं भी इनके बारे में लिखा नहीं गया है, सिर्फ 1-2 लाइन्स में इंडिया के साथ रिलेशन बताए गए हैं कि यहाँ पर इनके साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं। तो अगर हम भूटान की बात करें, भूटान में क्या है, जो भूटान का एरिया था, अगर कहा जाता है कि भूटान किसी का कभी गुलाम नहीं बना, इस तरह की बातें हैं, लेकिन भूटान का जो एरिया था वहाँ राजा था, वहाँ पर क्या है, काफ़ी बार ब्रिटेन के साथ में, जब इंडिया के अंदर, म्यांमार के अंदर यहाँ पर ब्रिटिशरी सिस्टम था, तो एग्रीमेंट हुए थे। 907 में ब्रिटेन के साथ एग्रीमेंट हुआ था कि वहाँ पर क्या है, मोनार्की सिस्टम इस्टेब्लिश होगा, और वो मोनार्की सिस्टम सिर्फ इंटरनल वे देखेगा, यानी आंतरिक मामले देखेगा। उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो किसके द्वारा देखी जाएगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। वैसे रियल में ये तो ये नहीं कह सकते कि ये वहां की कॉलोनी था, लेकिन इंटरनल मामलों में कभी भी भूटान के किसने इंटरफेयर नहीं किया, ब्रिटेन ने इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन उसकी फॉरेन पॉलिसी हमेशा से क्या है, ब्रिटेन बनाता रहा। जब 1947 के अंदर भारत आजाद हुआ तो ये पावर इंडिया को दे देगी कि इसकी फॉरेन पॉलिसी कौन बनाएगा, इंडिया बनाएगा। वैसे तो इंडिया और भूटान हमेशा से भूटान की हेल्प की है इंडिया ने, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कि भूटान के अंदर, जैसे कि तंबाकू बिल्कुल बैन है, ये इस तरह की चीज़ें वहाँ पर अब भी हैं। तो इस चीज को लेकर के क्या है, 1949 के अंदर भूटान का जो एरिया ब्रिटेन ने कंट्रोल में किया था वो सारा वापस लौटा दिया गया, और ये फॉरेन पॉलिसी वाली पावर भी उनको दे दी गई कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद बना सकते हैं। इंडिया ने काफ़ी हेल्प की। तो मोनार्ची सिस्टम वहाँ 1907 से चला आ रहा था। उसके बाद क्या है, भूटान के अंदर मोनार्ची सिस्टम तो है, लेकिन सिंगल पार्टी सिस्टम को अपना करके वहाँ पर डेमोक्रेसी सेटअप की गई थी। नेक्स्ट है मालदीव की बात करते हैं। मालदीव क्या है, ब्रिटिशर के कंट्रोल में था। ये आपको पता है एक छोटा सा टापू है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, जिसके अंदर मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इजलैंड है, जिसके अंदर 1196 या 1200 भी कह सकते हो, 1200 के आसपास छोटे छोटे टापू हैं, उनको मिला करके क्या है ये बनाए गए। इन सब के ऊपर कंट्रोल पहले 1965 से पुर्तगालीज या ब्रिटिशर का रहा है। तो 1968 के अंदर क्या है, ब्रिटिशर ने मालदीव को क्या कर दिया, एक तरह से वहाँ पर इस कंट्रोल को छोड़ दिया और 65 में उसको स्वतंत्र कर दिया। 1968 के अंदर मालदीव क्या है, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। वहाँ पर क्या है, एक तरह से जो सिस्टम बनाया गया, डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाया गया था, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम चल नहीं पाया। एक तरह से यह कह सकते हैं कि वो वहाँ के मोनार्की सिस्टम उन्होंने किसी दूसरी पार्टी को क्या है परमिशन नहीं दी, लेकिन 1978 में मैमून अब्दुल ग़याम के द्वारा वहाँ पर क्या है मल्टी सिस्टम पार्टी शुरू करने की कोशिश की गई। तो महमूद अब्दुल ग़याम के द्वारा ये 70 से लेकर के 2008 तक 30 इयर्स के आसपास रहे। इन्होंने क्या किया, जैसे ही आए दूसरी पार्टी की परमिशन खत्म कर दी, पावर्स दी, जो मिलिट्री की सारी पावर अपने हाथों में ले ली, कोई भी अदर पार्टी इसके द्वारा नहीं बन सकती थी। और इसलिए इससे पहले क्या था, एक तरह से मोनार्ची सिस्टम मानो, यहाँ तक भी हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते इसमें 2008 तक। वैसे कहने को तो वर्ड की अगर देखा जाए तो वर्ड की नज़र में वहाँ पर मोनार्ची सिस्टम था, लेकिन रियल के अंदर अगर एक ही पार्टी है, उसी का ही प्रेसिडेंट बनता है, सारी पावर उसी के पास है, तो हम उसको डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं कह सकते। ये 30 ईयर लगभग 30 साल तक वहाँ पर रहे। लेकिन इसके अंदर क्या है, इंडिया ने भी काफ़ी हेल्प की। यहाँ पर काफ़ी ऐसे मतलब दूसरे ट्रेडर्स वगैरह हुए जिन्होंने बार बार यहाँ पर अटैक किया, मिलिट्री की हेल्प लेकर के अटैक किया और इस सरकार को गिराने की कोशिश। लेकिन उसमें क्या है, इंडिया ने इसकी काफ़ी बार हेल्प की और अपनी नेवी को या मिलिट्री को भेज करके क्या इनको मुक्त करवाया। लेकिन 2008 में वहाँ पब्लिक के द्वारा बार बार डिमांड के बाद या दूसरे इश्यूज के कारण मल्टी पार्टी सिस्टम को क्या दे दिया गया, परमिशन दे दी गई और 2008 के बाद ये कह सकते हैं कंप्लीटली डेमोक्रेसी है। वैसे तो हम 1978 के बाद ही क्या है डेमोक्रेसी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है म्यांमार। म्यांमार क्या है, जिसको पुराने समय में बर्मा कहा जाता था और वो कभी इंडिया का ही पार्ट होता था। ब्रिटिशर के टाइम भी काफ़ी लंबे समय तक इंडिया का पार्ट रहा, उसके बाद क्या है इसको अलग कर दिया गया। जब सुभाष चंद्र बोस जी ने 1945 के अंदर आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, तब भी वो म्यांमार के रास्ते ही आए थे, बर्मा के रास्ते आए थे और वहाँ जापान का कंट्रोल हो चुका था पूरा, जिसको क्या है 1945 में दोबारा से क्या है स्वतंत्र करवा दिया गया कुछ टाइम बाद ही, जैसे ही जापान हार जाता है।
और फिर ब्रिटिशर के कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन हमें यहाँ सिर्फ पॉलिटिकल्स बतानी है, उसकी डेमोक्रेसी के बारे में बताना है। तो 4 जनवरी 1948 को क्या है, म्यांमार, या इसको आप यहाँ बर्मा ही कहोगे अभी तक, क्योंकि म्यांमार जो वर्ड रखा गया था वो 1988 में रखा गया। 1948 में क्या हो जाता है, उसको इंडिपेंडेंस मिलती है। उसको इंडिपेंडेंस मिलने के बाद वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाता है, और वो डेमोक्रेटिक सिस्टम 1962 तक रहता है। 1962 में वहाँ की मिलिट्री की हेल्प लेकर के पूरी पावर क्या है, वहाँ के जो जनरल है वो ले लेते हैं, और एक नई वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी बना दी जाती है, बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी। ये पार्टी का नाम है बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी। यहाँ डेमोक्रेसी है 1962 तक, कंप्लीटली डेमोक्रेसी है, कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर मिलिट्री के जो जनरल है अपने हाथ में पावर ले लेते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने क्या बना दिया, एक प्रेसिडेंसी सिस्टम बना करके एक ही पार्टी को परमिशन दे दी कि यहाँ पर सिंगल पार्टी रहेगी, और उस पार्टी का ही प्रेसिडेंट बनेगा, और उस पार्टी का प्रेसिडेंट जो है वही लंबे समय तक, यानी जो मिलिट्री का लीडर है वही है, क्योंकि इसके ऊपर कंट्रोल पूरा का पूरा मिलिट्री का है, और दूसरी किसी अदर पार्टी को यहाँ पर कोई परमिशन नहीं है। तो ये बर्मा सोशलिस्ट पार्टी प्रोग्राम पार्टी बनती आ रही है। इसके ऊपर काफ़ी तरह से मूवमेंट भी हुए हैं। इस मूवमेंट के में ही एक क्या है, 1988 में इसका नाम बर्मा हटा करके म्यांमार रखा गया। तो इनके बारे में कोई ज़्यादा नहीं आपको करना है, सिर्फ 1 लाइन्स या 2 लाइन्स मैक्सिमम आपको क्या है राइट करनी है, अगर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। इसके अलावा इनके बारे में कुछ भी नहीं एग्जाम के अंदर आपके नहीं आएगा। तो ये आपके सभी जो 7 कंट्रीज़ हैं, जिसमें से इंडिया के साथ, उसको छोड़ करके सारे के सारे उनकी बात करें। अगर हम रिलेशन की बात करें तो नेपाल के साथ बेटर है, आपको बता दिया गया था, डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी और मोनार्ची सिस्टम में भी। भूटान भी हमेशा से इंडिया का रहा है, और यहाँ पे बुद्धिस्ट वगैरह ज़्यादा है, और इसलिए इनके साथ भी रिलेशन अच्छे हैं। मालदीव के साथ भी इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको बचाने में काफ़ी बार इंडिया ने हेल्प भी की है। म्यांमार की अगर बात करें तो इनके साथ भी कोई रिलेशन ज़्यादा तो ख़राब नहीं है, लेकिन रोहिंग्या मुसलमान को लेकर के, क्योंकि यहाँ की जो है वहाँ पर म्यांमार के अंदर हम बात करें तो मुस्लिम्स वगैरह काफ़ी हैं, और वो रोहिंग्या मुसलमान इंडिया के अंदर एंट्री करते हैं, क्योंकि म्यांमार एक पॉवर्टी लाइन से भी नीचे जीने वाला कंट्री है, जिसका कोई ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो वो रोहिंग्या मुसलमान इंडिया के अंदर एंट्री करते हैं, और काफ़ी बार टेररिज्म एक्टिविटी के अंदर पाए जाने के कारण ये म्यांमार के ऊपर ब्लेम भी लगाया जाता रहा है। तो ये इनके रिलेशंस हैं। यानी अगर हम बात करें तो इनका क्या है, साउथ एशिया के अंदर कोई ज़्यादा रोल नहीं है, नेपाल का भी कोई ज़्यादा रोल नहीं है। अगर इसके ऊपर चाइना का हाथ हट जाए या चाइना के साथ इसके रिलेशन ना हो तो इसका और भी कोई ज़्यादा रोल नहीं है। मेन जो रोल है वो श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, जिसके बारे में आपको पहले बताया गया। अब क्या है, इन टोटल को कंप्लीट के साथ भी रिलेशंस इंडिया के हैं, एक एक लाइन में वो बता दिए गए, पूछा जाए। लेकिन इश्यूज अगर जोड़ दिया गया तो 1 मार्क्स में काफ़ी बार पूछा गया है साफ्टा के बारे में। यहाँ एक साफ्टा बनाया गया था, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये 2002 में किया गया था कि ये जो कंट्री है, 7 कंट्री है, आपस में ट्रेड करेंगे तो उनके ऊपर किसी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, और उसको क्या है टैक्स फ्री कर दिया जाएगा, जिसको लेकर के काफ़ी मीटिंग्स वगैरह भी इसको 2002 में इस्टेब्लिश तो कर दिया गया था, लेकिन इसको साइन किया गया सब कंट्री के द्वारा, साइन किया गया 2004 में। अब 2004 में साइन तो कर दिया लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये डेट का इशू चलता रहता है काफ़ी बार, इसीलिए तो 1 जनवरी 2006 से क्या है, साफ्टा क्या है, एक तरह से ये कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट हुआ है इसका, और इसके ऊपर काम करने लगे हैं सारे के सारे कंट्री, जिसमें क्या है फ्री ट्रेड। लेकिन अब भी काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं जिनके अंदर इंडिया पाकिस्तान वगैरह है, इनके ट्रेड रुक जाते हैं या दूसरे इश्यूज आ जाते हैं। तो ये साफ्टा के बारे में, तो ये आपका चैप्टर था कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के बारे में। जो रिलेशंस हो सकता है आपकी बुक में दे रखे हैं, पाकिस्तान के रिलेशन दे रखे हैं, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन दे रखे हैं, इंडिया श्रीलंका के रिलेशन दे रखे हैं, वो रिलेशन लास्ट ईयर से क्या है डिलीट कर दिए गए। रिलेशंस आपके नहीं आएंगे, सिर्फ डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।